हेलो। तो मैं आज आप लोगों के सामने संकरण का टॉपिक लेके आया हूँ। तो संकरण पढ़ेंगे हम लोग। संकरण किस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंडों में संकरण को देखा जाता है। तो आज हमारा टॉपिक होगा संकरण। तो संकरण को हम सीखेंगे। संकरण देखेंगे तो संकरण क्या है। संकरण है दो या दो से अधिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग होना होता है। मिक्सिंग होना संकरण कहलाता है। मतलब जब दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, जब दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तब उसको कहा जाता है संकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकरण कहा जाता है। जिस प्रकार से हम देखेंगे एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल इसका शेप देखेंगे। इसका शेप होता है गोलाकार। ये है एस ऑर्बिटल है, ये है एस ऑर्बिटल। हाँ, ये कहलाता है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है। हाँ, ऐसे ही हमारा पी ऑर्बिटल जो है, पी ऑर्बिटल जो होता है डंबलकार होता है। डंबलकार होता है, पी ऑर्बिटल डंबलकार होगा। पी ऑर्बिटल डंबलकार होगा। अगर ये पी एक्स है, ये पी एक्स है तो एक हो जाएगा हमारे पास पी वाई, एक हो जाएगा पी वाई और एक होगा पी जेड, ये होगा। तो हमारे पास तीन प्रकार के ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल तीन प्रकार के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। है ये एक्स अक्ष पर। तो अक्ष अगर हमारे पास अक्ष है, अगर अक्ष हमारे पास है, अगर एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, तो एक बनेगा ऐसा, ये पी वाई होगा और ये कहलाएगा हमारा पी एक्स और ये वाला लूप कहलाएगा हमारा पी वाई। तो इस प्रकार से ऑर्बिटल जो है आपस में, ये तो एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? गोलाकार होता है। एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है, एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है और पी ऑर्बिटल डंबलकार होता है। डंबलाकार है ना। पी ऑर्बिटल हमारा डंबल आकार के होता है। तो इस प्रकार से संकरण में ये ऑर्बिटल जो है, संकरण में ये ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और होता है और डी ऑर्बिटल भी होता है। ये सब आपस में मिक्स होके हमको संकरण प्रदान करते हैं। ऐसे ही होता है डी ऑर्बिटल डबल डंबलकार। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल पांच प्रकार के होंगे। डी ऑर्बिटल के पांच प्रकार होंगे। डी ऑर्बिटल के पांच प्रकार देखने को मिलेगा। ये हो गया, ये एक्स है, ये वाई अक्ष है, तो इस लूप के बीचों बीच अलाइन करेगा। हाँ, ये हो गया। तो इसको कहेंगे हम डी एक्स वाई, डी एक्स वाई नाम होगा इसका। ऐसे ही हमारा ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो डी ऑर्बिटल इस प्रकार से बनाया जाएगा। इसको पढ़ेंगे हम लोग डी वाई जेड, ये होगा। ऐसे ही हमारे पास अक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स और ये वाला जेड अक्ष होगा। तो यहाँ जो बनने वाला ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल का नाम होगा डी एक्स जेड, ये होगा। तो इस प्रकार से डी ऑर्बिटल के पांच प्रकार में से पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और एक तीसरा प्रकार है।
और दो और होते हैं जो अक्ष पर ये होगा, अलाइन करेगा। तो ये देखिएगा, ये अक्ष पर होगा ये वाला, और यहाँ से ऐसा, इसका नाम है, ये एक्स अक्ष है, अरे वाई अक्ष है, तो नाम होगा इसका डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इस ऑर्बिटल का नाम होगा। और वैसे ही एक और है, एक ऑर्बिटल और होगा ऐसा, ये जेड अक्ष है, तो इसको कहते हैं डी जेड स्क्वायर, ये ऑर्बिटल का नाम डी जेड स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से डी ऑर्बिटल के 5 प्रकार होते हैं। इस ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है डी एक्स वाई ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल कहलाएगा डी वाई जेड ऑर्बिटल, जो वाई और जेड अक्ष के बीचों बीच इसके लोब आ रहा है, वाई और जेड अक्ष के बीचों बीच इसका लोब आएगा। वैसा ही होता है, एक होता है डी एक्स जेड ऑर्बिटल, इसमें एक्स अक्ष और जेड अक्ष के बीच में ये एलाई करता है। तो इसी प्रकार और ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो अक्ष में, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर इसका लोब आते हैं। तो इस प्रकार से डी जेड ऑर्बिटल है, ये डी जेड ऑर्बिटल है। तो इन ऑर्बिटल का मिक्सिंग होना ये कहलाता है संकरण, ये कहलाते हैं संकरण, ये कहलाते हैं संकरण। तो संकरण क्या होता है, और संकरण को समझने से पहले इन ऑर्बिटलों की जानकारी होना जरूरी है। संकरण को समझने से पहले इन ऑर्बिटलों की जानकारी होना जरूरी है, किस प्रकार से ये ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। ये है हमारा एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, हाँ, ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है। अगर एक पी ऑर्बिटल इससे मिक्स होता है, एक पी ऑर्बिटल इससे मिक्स अगर होता है, इससे अगर पी ऑर्बिटल मिक्स अगर होता है, तो यहाँ पे एक ओवरलैप करते हैं ये लोग, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, है ना, एक पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे इसका एक ये है, और एक प्लस लोब होगा और एक माइनस लोब होगा। तो एक प्लस है और इसका भी एक प्लस है, तो क्या होगा, ये वाला लोब जो है कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव मिक्स हो रहे हैं, और ये डिस्ट्रक्टिव हो गए वाला लोब। तो ये जाके हमारा जो लोब बनेगा, जो डिस्ट्रक्टिव होगा, वो लोब छोटा मिलेगा, और ये वाला लोब क्या हो जाएगा, बड़ा सा लोब बनेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास मिलने वाला है। तो ये है हमारा, क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक एस ऑर्बिटल, अरे वाला कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के मिक्सिंग से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ये जो ऑर्बिटल मिला है ये होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो कहलाएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा, ये याद रखना है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाने वाला है। वैसे ही याद रखना है, अगर एक एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और ये पी एक्स है, अरे पी वाई, दो पी ऑर्बिटल आपस में मिलके, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिलके जब ये मिलेंगे तो हमारे पास निकल के आने वाला है, इसमें दो पी कक्षक हैं और एक एस कक्षक है। तो ये जो लोब है, ये लोब है, इसमें पी कैरेक्टर ज़्यादा है, इसलिए लोब इस प्रकार से बनने वाला है, थोड़ा सा लंबा बनेगा ये लोब इस प्रकार से। तो ये कहलाएगा sp2
हाइब्रिड ऑर्बिटल ये कहलाएगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो इस प्रकार से sp हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल का निर्माण होता है। और इसी प्रकार जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जो इस लोब से थोड़ा सा ये लंबा सा लोब यहाँ पे हमको मिलता है। इसी प्रकार जब एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो किस प्रकार के लोब हमको मिलेगा। एक s ऑर्बिटल और तीन ये px है प्लस ये py है प्लस ये pz है। जब ये आपस में मिलेंगे तो p कितने कक्षा का, p एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल और तीन ऑर्बिटल, p के तीन ऑर्बिटल है और s के एक ऑर्बिटल है, इसलिए p का नेचर ज्यादा होगा। जो भी बनेगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसमें p का नेचर ज्यादा होगा, s का नेचर कम होगा। तो बनने वाला ऑर्बिटल जो है वो बनेगा p का नेचर ज़्यादा होने की वजह से इस ऑर्बिटल को हमको ऐसा लंबा सा बनाना पड़ेगा। इस ऑर्बिटल को हमको ऐसा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे p कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से, इसमें p कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये कहलाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा जो जिसका थिकनेस कम है, जिसकी है ना, ये मोटा है, अरे थोड़ा सा पतला है, थिन है, तो ये याद रखना है। तो संकरण में किस प्रकार से ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के बाद उनके जो कैरेक्टर है वो कैसा क्या होगा, इसको भी यहाँ पे देखा जाएगा, ये ध्यान देना है। अब हम देखेंगे स्टेरिक नंबर। ये क्या होता है स्टेरिक नंबर होगा, क्या होगा ये, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर जो होता है, स्टेरिक नंबर बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल मेटल आयन। हाँ, तो हमारा स्टेरिक जो नंबर होता है वो होता है क्या, स्टेरिक नंबर बराबर होता है, स्टेरिक नंबर बराबर होगा सिग्मा बॉन्ड कितना है और लोन पेयर्स कितना है ऑन सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर कितना है उसको बताता है स्टेरिक नंबर। कुल मिला के सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल मेटल आयन, इन दोनों का योग जो होता है वो स्टेरिक नंबर के बराबर होता है। अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 2 है, तो हमारे पास जो संकरण निकल के आएगा वो संकरण होगा sp संकरण होने वाला है। और स्टेरिक नंबर 3 निकल के आएगा तो संकरण होने वाला है sp2, ये याद रखना है। स्टेरिक नंबर 2 होने पर sp संकरण, स्टेरिक नंबर 3 होने पर अगर हल करने पर स्टेरिक नंबर अगर 3 आ जाएगा तो sp2 संकरण होगा। स्टेरिक नंबर अगर 4 होगा तो हमारे पास जो संकरण निकल के आएगा वो sp3 संकरण होगा। और स्टेरिक नंबर 5 होने पर जो संकरण निकलेगा वो होगा sp3d ये होगा, क्योंकि देखो 2 में एक s एक p और 3 में 2p एक s 3 हो गया और 4 में 3p और एक s
और 5 में एक S, P 3 और D 1। और स्टेरिक नंबर 6 होने पर हमको मिलेगा संकरण sp3d2 ये मिलने वाला है। स्टेरिक नंबर 6 होने पर संकरण हो जाएगा हमारा sp3d2। अगर स्टेरिक नंबर 7 है तो संकरण निकल के आने वाला है sp3d3। तो इस प्रकार से इन संकरण को हम देखेंगे। इस वीडियो में हम स्टेरिक नंबर ज्ञात करेंगे। स्टेरिक नंबर अगर हमारा 2 आएगा तो संकरण sp निकल के होगा, sp हो जाएगा, जिसमें s कैरेक्टर और p कैरेक्टर देखा जाएगा। अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो sp2 संकरण हो जाएगा। और स्टेरिक नंबर अगर 4 निकालेंगे तो sp3 संकरण होगा। स्टेरिक नंबर 5 निकालने पर sp3d संकरण होगा। स्टेरिक नंबर 6 निकालने पर sp3d2 संकरण होगा। और स्टेरिक नंबर 7 निकालने पर sp3d3 संकरण निकल के आने वाला है। तो ये सारी चीज देखेंगे तो ये याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल है, मेरे पास CO2 है, CO2 है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O, इधर भी हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, A है। अब यहाँ पे देखेंगे एक सिग्मा सिग्मा, ये नीचे वाले पाई बॉन्ड है, ऊपर वाला बॉन्ड सिग्मा है, यहाँ पे यहाँ नीचे वाला पाई है, यहाँ पे ऊपर वाला बॉन्ड सिग्मा है, नीचे वाला पाई है। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, अब कार्बन के पास, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है कार्बन के पास? सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड 2 हुआ, 2 हुआ, जो कि क्या है, स्टेरिक नंबर है। यही स्टेरिक सिग्मा बॉन्ड को गिनेंगे, पाई बॉन्ड को नहीं गिनना है क्योंकि लोन पेयर तो कार्बन के पास है नहीं। तो यहाँ पे लोन पेयर कैसे हो जाएगा? 0। तो हमारे पास स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? स्टेरिक नंबर बराबर सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? सिग्मा बॉन्ड की जगह हमको 2 लिखना है, और प्लस तुम्हारे जो लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 उसके वैलेंस सेल में। तो कितना हो जाएगा ये? 0। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेरिक नंबर 2 निकल के आया, इसलिए इसमें कौन से संकरण पाया जाएगा? sp संकरण होगा। CO2 में कौन से संकरण होने वाला है? sp। तो CO2 मॉलिक्यूल्स में कौन से संकरण निकल के आता है? sp संकरण होता है, sp संकरण होता है। इसी प्रकार एग्जांपल देखेंगे अमोनिया का, NH3 देखेंगे, NH3। तो NH3 में ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होता है, 3 हाइड्रोजन है इसके पास, NH3 के पास। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। तो यहाँ स्टेरिक नंबर कितना निकल के आएगा? स्टेरिक नंबर निकल के आएगा 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर निकल के आया 4। तो संकरण हो गया sp3। संकरण क्या होगा? sp3 संकरण होने वाला है। तो इस प्रकार से स्टेरिक नंबर अगर हमको पता है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन से संकरण होने वाला है, कौन से संकरण होगा, ये बता सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे P ब्लॉक के एलिमेंट, P ब्लॉक के एलिमेंट्स, P ब्लॉक के एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे। क्या देखेंगे? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन देखेंगे। जैसे 13 नंबर के ग्रुप में देखेंगे, 13वें नंबर के ग्रुप में, 13 नंबर के ग्रुप में, हाँ, सबसे पहले हमारे पास 13 नंबर का ग्रुप आएगा। उसमें क्या आएगा? बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है,
और थैलियम, ये लोग हैं। हाँ, तो इनका जो वैलेंस सेल है, उस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस ग्रुप में 13th ग्रुप में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे ही हमारे पास 14th ग्रुप है, जहाँ पे हमको क्या क्या दिखता है 14th ग्रुप में? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है और लेड है। इनके वैलेंस सेल में हमको 4 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, है ना। 14th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उनके वैलेंस सेल में हमको 4 ग्रुप देखने को मिलेगा। वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 15वें ग्रुप में, 15th ग्रुप में हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है। इनके वैलेंस सेल में हमको 5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इनके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो हम जब भी हमको नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस ये सब दिखें तो इनके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड दिखे तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस सेल में। 16वें ग्रुप में है हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम और है पोलोनियम। अगर ये दिखें तो वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनके वैलेंस सेल में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इनके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास 17वें ग्रुप के एलिमेंट क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन ये दिखे तो वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। और वैसे ही 18th ग्रुप के एलिमेंट नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, तो इस प्रकार से देखना है। रेडॉन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है। ये दिखे तो हमारे पास वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, है। तो जैसे नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये लोग दिखे। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करना है? 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो देख लेते हैं एक बार। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। तो क्या अगर 13 नंबर के ग्रुप के बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है तो वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। 14 नंबर के ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड है तो वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यदि 15वें नंबर के ग्रुप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, टीन और बिस्मिथ है तो वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। 16वें नंबर के ग्रुप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम है तो वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और वैसे ही 17वें नंबर के ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन है तो उनके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 18वें ग्रुप के नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन है तो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। ये सारी चीज याद रखना है संकरण निकालते समय कि पी ब्लॉक के कौन से एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसको हमने सीखा, इसको सीखे तो ये ध्यान देना है। तो किस प्रकार से ये सारी चीज चलने वाला है, किस प्रकार से सारी चीज चलेगा। अब हमारे पास संकरण निकालने का फार्मूला है। स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालेंगे? स्टेरिक नंबर का फार्मूला क्या होगा? 1/2, 1/2 और क्या करना है हमको? 1/2 बैलेंस बैलेंस
वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल आयन, है ना। हमको वैलेंस सेंट्रल मेटल आयन के वैलेंस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। सेंट्रल मेटल आयन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन देखना है और उसको प्लस करना है। मोनोवैलेंट एटम अगर होगा, मोनोवैलेंट एटम रहेगा तो उसको हम प्लस कर देंगे। मोनोवैलेंट एटम में है तुम्हारा हाइड्रोजन है और तुम्हारा क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ये कहलाते हैं मोनोवैलेंट एटम कहलाते हैं ये लोग, है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन ये मोनोवैलेंट एटम होते हैं। अगर ये हैं तो जोड़ देना है। और क्या है, अगर हमारे पास केटायन अगर होगा, केटायन हमारे पास जो केटायन होगा, केटायन होगा तो उसको प्लस कर लेना है। केटायन में पॉजिटिव चार्ज अगर होगा स्पेसिस में तो उसको हमको प्लस करना है। और नेगेटिव क्या करना है, एनायन होगा तो उसको क्या कर लेना है, हमको उसको माइनस कर लेना है। एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज अगर होगा स्पेसिस में, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको माइनस कर लेना है। तो इस फार्मूला को लगाते हुए हमको स्टेरिक नंबर निकालना है। स्टेरिक नंबर अगर कितना आ रहा है हमारे पास, स्टेरिक नंबर अगर हमारे पास 2 आ रहा है तो sp संकरण होगा। कौन से संकरण होगा, sp। 3 आ रहा है तो sp2 संकरण होगा। 4 आ रहा है स्टेरिक नंबर तो हमारे पास sp3 संकरण होने वाला है। तो ये ध्यान देना है, कब क्या लेना है ये ध्यान देना है। जैसे CO2 है हमारे पास, एग्जाम्पल CO2 अगर इस फार्मूले में मान रखें तो क्या हो जाएगा, 1/2 सेंट्रल एटम कार्बन है। कार्बन वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के वैलेंस सेल में 4, ये हो जाएगा 4। इसके पास मोनोवैलेंट एटम नहीं है, ना कोई केटायन है, ना कोई एनायन है, कि हो जाएगा कितना 4/2। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, स्टेरिक नंबर 2 आया। तो संकरण कौन सा होगा इसमें, sp संकरण होगा, sp संकरण होने वाला है। वैसे ही हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे Bf3 है, ये Bf3 है तो क्या हो गया, सेंट्रल एटम, ये बोरान फैमिली। तो 1/2 फार्मूला में मान रखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम देखेंगे तो कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। और फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है तो ये 3 हो गया, जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा ऊपर, इधर 2, अरे 3 बार जाएगा तो 3 आया। तो संकरण कौन सा हो गया, sp2 संकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से Bf3 में sp2 संकरण इस फार्मूला में मान रख के हमने निकाला। इसी प्रकार हम देखेंगे, इसी प्रकार देखना है कि किस प्रकार से संकरण को आप लोग निकालोगे। जैसे तुम्हारे पास H2O है, इसका भी आप फार्मूला में मान रख के निकालना है। सेंट्रल एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये 1/2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कौन से फैमिली से, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पे 2 मोनोवैलेंट एटम है हाइड्रोजन, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 8। 8 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना बार भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा। 4 आया, जैसे ही 4 आया तो संकरण कौन सा हो गया, sp3 संकरण होगा। H2O में कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण हो जाएगा। इसी प्रकार तुम्हारा अमोनिया है NH3, तो इसका भी आप संकरण निकाल सकते हो। 1/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। प्लस करेंगे नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 मोनोवैलेंट एटम है तो 3 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। 2 का भाग लगाओगे तो कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 आया तो संकरण कौन सा हो गया, sp3 संकरण होने वाला है। तो इसमें भी संकरण sp3 होने वाला है। तो इस प्रकार से इस फार्मूला की सहायता से आप सामान्यतः बहुत सारे अणुओं, कुछ अणुओं को छोड़कर बहुत सारे अणुओं का आप संकरण निकाल सकते हो, ये याद रखना है।
अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल फिर मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ आप लोगों के सामने XCF2 ये लेके आया हूँ। XCF2 ये एग्जाम्पल है XTF2 का। यहाँ पे हम मान रख देंगे, स्टेरिक नंबर निकाल लेंगे। स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे जीनॉन है तो क्या है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट एटम है तो 2 तो ये हो जाएगा 10 में 2 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा कितना 5 आएगा। जैसे ही 5 आया तो संकरण हो गया sp3d ये संकरण हो जाएगा sp3d संकरण हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास अगला एग्जाम्पल है क्या XeF4 ये हो गया तो वैसे ही हम यहाँ पे स्टेरिक नंबर निकाल लेंगे। स्टेरिक नंबर निकल जाएगा यहाँ पे क्या 1/2 फार्मूला में कर देंगे तो प्लस हो जाएगा क्या जीनॉन। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 मोनोवैलेंट एटम है, 4 है फ्लोरीन ये हो जाएगा ये 12 हो जाएगा और 2 से भाग लगाओगे तो 6 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 6 मतलब हो जाता है sp3d2 संकरण। sp3d2 संकरण निकल के आने वाला है, sp3d2 संकरण निकल के आने वाला है। इसी पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स है XeF6 ये है XeF6 इसका भी हम निकाल सकते हैं तो 1/2 हो जाएगा और जीनान के 8 हो जाएगा रेशियो हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 और 6 दूनी 12 13 14 हो जाएगा। 14 में 2 का भाग लगाओगे तो हो जाएगा कितना 7 बार जाएगा तो ये 7 मतलब संकरण हो जाएगा sp3d3 संकरण हमारे पास निकल के आने वाला है। तो इस प्रकार से संकरण आप लोग निकाल सकते हो।